अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आपका और हमारा साथ है और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इश्यूज़ पे हम डिस्कशन करेंगे आज के प्रोग्राम में भी। और सबसे पहले हम क्रिकेट की बात करेंगे। क्रिकेट से पहले हम बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे। और जनाब फाइनली अब जो इससे पहले ये होता था कि नवंबर के स्टार्ट में जो हमारे शुमाली इलाका जात है ना, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर स्नो फॉलिंग शुरू हो जाती थी, बर्फबारी का बाकायदा आगाज़ हो जाता था। लेकिन काफ़ी अब दिसंबर स्टार्ट होने लगा है, नवंबर का बिल्कुल एंड है, तो अब जाकर कहीं बर्फबारी का इम्कान है। और जबकि जो बालाई खैबर पख्तूनख्वा है, उसके अलावा जो हमारा पोटोहार का खिता है, हाँ, वहाँ पर अब बर्फबारी का इम्कान है। लेकिन दिसंबर तक बर्फबारी कह रही है कि वहाँ पर बर्फबारी होगी। आज से शुरू होगा ये सिलसिला और फिर उसके बाद 1 दिसंबर तक ये पेशगोई की जा रही है कि बर्फबारी का सिलसिला रहेगा शुमाली इलाका जात में, विच इज़ गुड, क्योंकि वैसे भी मौसम की शिद्दत जो है ना वो अब ठंड की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये बारिशें अगर मैदानी इलाकों में भी हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं यही कह रहा था कि वहाँ पर तो ठीक है, बर्फबारी हो, बारिशें हो, लेकिन इस वक्त बारिशों की ज़्यादा ज़रूरत पंजाब में है, लाहौर में है, जहाँ पर स्मोग ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। हवा के अंदर जैसे ही हम सांस लेते हैं, फील होता है बाकायदा कि आपके गले में स्मोक जा रही है और इतना बुरे हालात हैं। तो दुआ करें कि ये वहाँ पर तो बर्फबारी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, सयाह वहाँ पर जाते भी हैं अपने सैर व तफरीह के लिए, लेकिन इस स्मोक से जान छूटने के लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करे पंजाब में भी बारिश हो, खासतौर पे लाहौर में जो हालात हैं, हाँ। रात के टाइम आप रूफ टॉप पे जाके खाना नहीं खा सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते, इतनी सख्त स्मोक का हमें देखना पड़ा। और रात में शायद इसकी शिद्दत शायद ज़्यादा हो जाती है, दिन के टाइम फिर सूरज की रोशनी में फिर थोड़ा बहुत नहीं, रात में ना मेरा ख्याल है प्रोमिनेंट ज़्यादा होती है, दिन के टाइम सूरज होता है तो इस तरीके से फील नहीं होता है, बट होती है। लेकिन ये है कि दिन के टाइम पे, दिन के औकात पे गले में उस तरह से हलक में वो टेस्ट, वो इतना स्मोक का वो इरिटेशन जो है ना वो इतनी शिद्दत से नहीं होती जितना रात के टाइम पे आती है। तो रात के टाइम पे स्मोक की शिद्दत में इजाफा होता है। लेकिन ये है कि अच्छा है कि बर्फ़बारी जो है ना ये स्टार्ट हो गई है, तो इससे ये है कि शुमाली इलाका जात में ठंड जो है ना वो बढ़ जाएगी। और अच्छा, महकमा मौसमियात ने ये कहा है कि जो मरी है, गलियात है, नथिया गली, स्कर्दू है, उसके बाद फिर हुंजा आ जाता है, नारान का गान, फिर मालम जब्बा है, यहाँ पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है। तो वो लोग जो मुंतज़िर हैं, वो टूरिस्ट जो स्नो फॉलिंग देखना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि वो जनाब अब वहाँ पर जा सकते हैं, स्नो फॉलिंग देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जाएं, इंजॉय करें, बट दुआ करें आप सब के लाहौर और पंजाब में भी बारिश हो, ज़रा कुछ वेदर जो है ना उससे हमें कोई सुख का सांस मिले, वेदर चेंज हो, ताकि जो है लोग एंजॉय कर सके हैं। और विंटर्स तो वैसे ही फुल एंजॉयमेंट का सीज़न है, तो विंटर्स को ठीक तरीके से एंजॉय कर सके। आज मेरी हालत देखते हुए लग रहा है ये सब स्मोक के कमालात है। ये आपकी हालत भी बता रही है। I was saying that कि smoke is literally damaging me and hence proof that. Anyways, क्रिकेट की बात करते हैं और क्रिकेट में आपको पता है कि जो इंडियन है अभी चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है 2025 पे। स्टिल वी गॉट द 1 ईयर। लेकिन इस दौरान भारत की जानिब से अभी से हाइब्रिड मॉडल की तरफ जो है ना वो शोर मचाया जा रहा है, तवज्जो दिलाई जा रही है। और जो उनका डेली न्यूज़पेपर है, क्या ये जो न्यूज़पेपर है वो जागरण या एग्जैक्टली मैं कह रही थी वेकअप कॉल जागरण जो है उनका न्यूज़पेपर, उसमें ये रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारी टीम है वो पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेगी, बल्कि अल्टरनेटिव कोई ऐसी जगह उन्होंने कहा है कि यूएई में जाके खेलेगी, हाइब्रिड मॉडल की तरफ हमें जाना होगा। इससे पहले भी एशिया कप की मेज़बानी आपको याद है, वर्ल्ड कप से पहले जो पाकिस्तान में हुआ था, हाँ। भारत ने मैचेस खेलने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसमें मुझे भारत से ज़्यादा गिला हमारे पीसीबी से है। जब इसने इनकार किया था तो आपको भी भारत जाने की ज़रूरत नहीं थी। कोई अपनी भी इंटेग्रिटी होती है, कुछ ग्रेस होती है, कहीं ना कहीं स्टैंड लेना होता है। लेकिन अब से जो भारत ने भी से मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया है, माहौल बनाना शुरू कर दिया है, ना वो आईसीसी से पूछता है ना आईसीसी उसको पूछती है, तो कोई पूछने वाला तो है नहीं है। तो अगर मेरा ये ख्याल है कि अगर वाकई ही में भारत इस तरह करता है तो पाकिस्तान को भी दो टोक कहना चाहिए कि अगर भारत ऐसे करेगा हम भी फिर भारत नहीं जाएंगे, हम भी किसी सीरीज में नहीं खेलेंगे। अब दुनिया में एसओपीज होते हैं, बट आपका हाँ, अपनी इज्जत जो है ना ये सब उसी पर है कि आप अपनी इज्जत को किस तरह से बचाते हैं और यहाँ अपनी इज्जत के लिए कितना स्टैंड करते हैं। एशिया कप के लिए तो हमने स्टैंड नहीं लिया, लेट्स सी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसामा मंच से बात करते हैं। उसामा मंच स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। उसामा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग।
कहिएगा। Thank अभी you very चैंपियंस ट्रॉफी आने में 1 साल बाकी है और अभी से इतना शोर मचाया जा रहा है, हाइब्रिड मॉडल की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई जा रही है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत यूएई में जाके वी आर रेडी टू फेस द पाकिस्तानी प्लेयर्स, लेकिन पाकिस्तान के होम ग्राउंड में नहीं। तो पीसीबी क्या खड़ी है? आईसीसी की तो बात ही ना करें, वो तो यस बॉस वाला काम करी है बीसीसीआई के सामने। तो हम पीसीबी के लोग क्या करेंगे इस पर? अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इस चीज़ का देना बहुत ज़रूरी है। पहले एशिया कप में भी यही हुआ था। पाकिस्तान में 4 मैचेस हुए, 9 मैचेस श्रीलंका में कराए गए। इंडिया ने कहा हम नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल यूज़ किया गया। अब वही चीज़ ये चैंपियंस ट्रॉफी में करना चाह रहे हैं, अपने मैच यूएई में कराना चाह रहे हैं, मगर पीसीबी ने बड़ा दो टोक स्टांस लिया है। पीसीबी ने बड़ा हमारे जो चेयरमैन हैं मैनेजमेंट कमेटी के ज़का अशरफ और सीईओ सलमान नसीर साहब, ये दोनों ऑफिशियल्स अहमदाबाद में इंडिया ने इनको बुलाया था फाइनल देखने के लिए। तो वर्ल्ड कप का फाइनल देखने जब ये गए हैं तो इन्होंने वहां पे आईसीसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लोगों से मुलाकात की। उस मीटिंग में इन्होंने पीसीबी ने साफ कह दिया है कि या तो आप अपनी टीम पाकिस्तान भेजें, आप एक सिक्योरिटी एजेंसी भेजें, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हायर करें, वो पाकिस्तान आए, यहाँ पे सिक्योरिटी के मामला देखें। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जितनी बड़ी टीम्स हैं वो पाकिस्तान आ चुकी हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो। बिल्कुल। तो सिक्योरिटी का कोई मसला है नहीं। तो भारत सिक्योरिटी का बहाना तो अब बना नहीं सकता। तो पाकिस्तान ने इंडिया को ये कहा है कि या तो आप अपनी सिक्योरिटी टीम भेजें, यहाँ पे अपना पूरा प्राइवेट एजेंसी से चेक करवाएं और फिर अपनी टीम भेजें, और अगर आप अपनी टीम नहीं भेजते तो फिर आप हमें कंपनसेट करें उन मैचेस के लिए जो कि पाकिस्तान में होने हैं। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो भी मैच होगा दुनिया के जिस मर्जी ग्राउंड पे हो, उसका रेवेन्यू बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने अब साफ साफ पीसीबी ने कह दिया इंडिया को कि आप अगर हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते या आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहते हैं तो कम से कम हमें आप कंपनसेट करें, या फिर आप सिक्योरिटी का बहाना ना बनाएं और अपनी टीम पाकिस्तान भेजें। लेकिन उसामा, जिस पीसीबी तरह ऑफिशियल्स की आपने जैसे ये कहा है कि कंपनसेट करें, कंपनसेशन इज नॉट इनफ। डू यू थिंक कि कंपनसेशन से मामला चल जाएंगे, लेकिन जो हमारी इंसल्ट होती है, आपने भी खुद कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी, न्यूजीलैंड जैसी इतनी बड़ी टीम्स अगर पाकिस्तान में आकर खेल सकती हैं और बड़े अच्छे तरीके से मैचेस इख्तिताम को पहुंचे हैं, तो फिर कंपनसेशन से तो काम नहीं चलेगा। जो हमारी इंटेग्रिटी, जिस तरीके से भारत हमें डैमेज करना चाहता है पाकिस्तान में ना आकर, एक मजबूत आवाज़ नहीं हमें बुलंद करनी चाहिए है, दो टोक मौक़िफ़ होना चाहिए है। पाकिस्तान के बगैर कोई भी इवेंट हो, वेदर इट इज़ आईसीसी या वर्ल्ड कप है या चैंपियंस ट्रॉफी है या एशिया कप है, पाकिस्तान के बगैर तो सब इवेंट फीके हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान को एक तो अपना स्टांस बड़ा क्लियर कर देना चाहिए। दूसरा ये है कि जब एशिया कप की बारी थी तो इंडिया ने बड़ी चालाकी के साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल को आगे किया और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हाइब्रिड मॉडल का वो सारा प्लान किया। और उसके बाद फिर जब वर्ल्ड कप की बारी आई तो इंडिया ने आईसीसी को आगे किया कि पाकिस्तान से आप बात करें, पाकिस्तान को मनाएंगे वर्ल्ड कप में आगे खेलें। अब पाकिस्तान ने तो इंडिया जाना नहीं है कोई सीरीज खेलने, ना इंडिया ने हमारे साथ कोई बायलैटरल सीरीज खेलनी है। तो ये सिर्फ हमें आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमारे इनके साथ मैचेस होते हैं। और आप बात ठीक कह रहे हैं, अगर इंडिया अपनी टीम नहीं भेजता तो पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के साथ मैचेस बॉयकॉट करते, ना खेले इंडिया के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमें भी कोई जरूरत नहीं है इंडिया की, या हमारी अपनी टीम अच्छी है, हमारे अपने टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस ठीक जा रही है। तो बनता यही है कि पाकिस्तान इस दफा अपना एक दो टोक स्टांस ले। इस पे थोड़ा सा मैं इस दफा पीसीबी की तारीफ करना चाहूंगा। यूजुअली हम अपने बोर्ड की बड़ी तनकीद करते हैं हर बात पे, मगर इस दफा पीसीबी ने बड़ा तगड़ा स्टांस लिया हुआ है इस पे कि या तो आप कंपनसेशन करें, ना खेलें, या हमारे साथ खेलें, या फिर हम आपके साथ क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। तो आपकी बात ठीक है, पीसीबी को जरा इस पे और टफ स्टांस लेना चाहिए। लेकिन आपको ये नहीं लगता उसामा के कंपनसेशन और ये सब, ये तो बाद में आगे चल के आएगा। हमारी लॉबिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है जैसे इंडिया की लॉबिंग है। हमारे आईसीसी में इतना असर और रसूख नहीं है। हालांकि द टू बिग पार्टीज पाकिस्तान एंड इंडिया का अगर इतना वजन है तो जस्ट बिकॉज के पाकिस्तान के साथ उसका मैच होगा और रेवेन्यू इकट्ठा होगा जिसका एक हिस्सा बीसीसीआई और आईसीसी को मिलेगा। इट्स ऑल इज अ मनी गेम। तो पाकिस्तान भी तो बड़ा स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान कंपेयर टू इंडिया इतना बड़ा स्टेक होल्डर नहीं है। इंडिया आईसीसी में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो इंडिया उनको देता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आईसीसी को इंडिया देता है। इसीलिए आईसीसी जो है वो आप कह लें बीसीसीआई और आईसीसी एक ही चीज है। तो जो इंडिया कहता है आईसीसी को उसको मना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पीसीबी ने जो आईसीसी को लेटर लिखा है उस लेटर में यूनिलैटरल लैंग्वेज ना इस्तेमाल की जाए। पीसीबी की ये वर्डिंग है कि आप अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता खेलने के लिए, हाइब्रिड मॉडल की बात करते हैं, तो कम से कम आईसीसी यूनिलैटरल लैंग्वेज ना इस्तेमाल करे, बल्कि इस मामले को न्यूट्रल होकर देखे।
तो ये पीसीबी ने पहले ही आईसीसी को कह दिया, हमें आइडिया है कि आईसीसी का मौक़िफ़ क्या होगा इस सारी चीज़ पे, और आईसीसी इंडिया के आगे नहीं झुकेगा। बट यू गाइस आर राइट, हमारी इंटेग्रिटी इज़ एट स्टेक। हमें चाहिए कि हम इंडिया के साथ मैचेस बॉयकॉट कर दें अगर इस दफ़ा इंडिया नहीं खेलने आता। ये मेरा ख्याल है ये एक अच्छा सोल्यूशन होगा। अच्छा उसामा, ये बताइएगा कि लेट्स सपोज हम एक स्टैंड लेते हैं, हम ये कहते हैं कि ठीक है अगर इंडिया नहीं खेल रहा है, हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। ये फ़र्ज़ करें एजम्पशन की बुनियाद पर, हाइपोथेटिकली हम ये कह लेते हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कहाँ कहाँ इसकी कीमत चुकानी होगी, क्या कॉस्ट पे करनी होगी? आपको याद होगा एक न्यूजीलैंड की टीम एक दफ़ा पाकिस्तान आई हुई थी, प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में आ गई थी, शाम को मैच था। मैच से कुछ ही देर पहले एक सिक्योरिटी की रिपोर्ट आई कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी के कोई मसाइल हैं, चले गए और फिर न्यूजीलैंड वो चले गए थे। तो इसके पीछे, इस सारी हरकतों के पीछे इंडिया था। ठीक है, वो जब बाद में चीज़ें खुल के सामने आई तो पता चल गया कि वो रिपोर्ट इनिशिएट कहाँ से हुई, और वो तो इंडिया इस तरह की हरकतें करेगा। आप अगर उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे या आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो किसी न किसी तरह दूसरी टीम्स को या दूसरी कंट्रीज को फोर्स करेंगे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलें, या कोई सिक्योरिटी का बहाना बनाएंगे और कोई सिक्योरिटी मसाइल क्रिएट करके, जो कि असल में होंगे नहीं, वो क्रिएट करके दुनिया की तवज्जो इस दफ़ा इस तरफ दिलाएंगे कि जी ये देखें पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी का मसला है, आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें। बड़ी मुश्किल से हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई है पाकिस्तान में, और ये ख़त्म भी ऑलमोस्ट इंडिया की वजह से हुई थी यहाँ पे। तो इस तरह की जो हरकतें हैं ये इंडिया कर सकता है, ये इनसे एक्सपेक्टेड है, मगर पाकिस्तान को चाहिए कि अपना स्टांस जो है वो क्लियर रखें। कंपनसेशन भी लें इनसे अगर ये नहीं करते। कंपनसेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है जी, कोई छोटी चीज़ नहीं है ये। कंपनसेशन बहुत हैवी अमाउंट होता है, वो भी आप इनसे लें, और अगर आपसे ये नहीं खेलते तो आप उनको बॉयकॉट भी करें। तो कम से कम पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया को जरा आंखें दिखाए और उनसे अपने मुतालबात जो है वो मनवाएं। अच्छा, हमें ये चीज़ समझ नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान जो है ये इतनी कोई गई गुजरी कोई भूटान या नेपाल की टीम तो है नहीं है कि जैसे चाहेगा जो इसको मोल्ड कर देगा, इंडिया जैसे चाहेगा जो कहेगा वैसे होगा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान शायद हमारी पीसीबी को खुद भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि पाकिस्तानी टीम कितनी बड़ी टीम है, वर्ल्ड रैंकिंग में ये नंबर 1 रही है और उसका एक वेटेज है, शायद हमें, मेरा ख्याल है, खुद भी इसकी रियलाइजेशन नहीं है। हम लोग अपने आप को अगर इतना हल्का लेंगे तो फिर बाहर की दुनिया भी तो सामने लाइट ही लेगी। हाँ जी, बात आपकी ठीक है। पाकिस्तान असल में हमारी जो क्रिकेट है ना वो थोड़ी सी बैकफुट पे इस टाइम है कि वर्ल्ड कप में आपको पता है हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। हम अभी तक ऑपरेशन क्लीन अप कर रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद से। अभी भी आप लोगों ने ये जब आप लोग क्रिकेट की न्यूज़ बता रहे थे तो हमारे चैनल पे मैं देख रहा था कि कोचिंग स्टाफ जो नया आया है, हमारे नए बैटिंग कोच आ गए हैं, हमारे नए हाई परफॉर्मेंस कोच आ गए हैं, हम उनकी बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान अभी तक उन आफ्टर शॉक्स को डील कर रहा है जो हमें वर्ल्ड कप के बाद से मिले हैं। तो पहली तो इनकी कोशिश ये है कि अपनी क्रिकेट को बैक ऑन ट्रैक लाया जाए, अपनी क्रिकेट को बेहतर किया जाए और दोबारा जीतने की तरफ जाया जाए। और दूसरी कोशिश इनकी ये है कि जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है टूर्नामेंट, वो हमारे होस्टिंग राइट्स हमसे ना लिए जाएं। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने हमें होस्ट बड़ी देर पहले अनाउंस कर दिया होता। सिर्फ फॉर्मल साइन जो एक करने हैं डॉक्यूमेंट पे, वो नहीं वो साइन कर रहे। वो साइन इसी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि इंडिया की तरफ से ये सामने आ रहा है। और कल से मैं इंडियन मीडिया देख रहा हूँ, मैं इंडियन मीडिया बात पढ़ रहा हूँ उनके, तो उनका पूरा मीडिया यही कह रहा है कि जी हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं, या ये टूर्नामेंट पूरा का पूरा यूएई में होगा। तो अगर तो ये टूर्नामेंट ही पूरा यूएई में होता है, फॉर एग्जांपल हाइब्रिड मॉडल भी नहीं होता, हमें ये टूर्नामेंट यूएई में जाके खेलना पड़ता है, तो फिर तो पाकिस्तान को चाहिए कि बॉयकॉट कर दे। इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये तो पाकिस्तान को चाहने की बात है। असल में तो बात ये है कि पीसीबी का बोर्ड क्या कहता है, उस टाइम के चेयरमैन पीसीबी जो होंगे वो क्या कहेंगे। एक तो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है उसामा कि हम अभी से कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। आप सही कह रही हैं कि इस बोर्ड के फैसले आगे तक पता नहीं रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, क्योंकि 25 फरवरी या 23 फरवरी आई गेस, इन दोनों में से कोई एक डेट है जो इस बोर्ड की आखिरी डेट। हाँ जी, तो जब नया बोर्ड आएगा उसकी नई डीलिंग्स होंगी पीसीबी के साथ। मगर आई थिंक पाकिस्तान का मोर और लेस स्टांस सेम ही रहेगा। पाकिस्तान अपना ये स्टांस चेंज नहीं करेगा। पाकिस्तान ने जो ऑफिशियल लेटर आईसीसी को लिखा है वो मैंने आपको 2 चीजें बता दी हैं। उसमें ये है कि एक तो सिक्योरिटी एजेंसी भेजें अपनी और सिक्योरिटी चेक करवाएं, उसके बाद अपनी टीम भेजें, और अगर आपने नहीं भेजी टीम तो फिर हमें कंपनसेट करें।
और अगर ये दोनों मामला भी नहीं होते तो फिर मेरा भी यही मौक़िफ़ है जो आप लोगों का है कि पाकिस्तान को फिर इंडिया के साथ कैसे हाँ बिल्कुल, देखिए अगर पाकिस्तान सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से भी उनको सेटिस्फाई कर देता है, कोई जवाब कोई एक्सक्यूज नहीं मिलता है, तो उसके बावजूद अगर कोई ऐसा करेगा फिर शायद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास सवाए अपनी स्टैंड लेने के अलावा कोई दूसरी पोजीशन बनती नहीं है। बहुत शुक्रिया। सही कह रहे हैं, रमीज राजा ने भी, पुराने चेयरमैन पीसीबी के जो थे इनसे पहले ज़कात शरीफ से पहले रमीज राजा, उन्होंने भी यही स्टांस ले लिया था कि हम फिर इंडिया की टीम नहीं भेजेंगे, तो अभी भी यही करना चाहिए। सही बात है, बहुत शुक्रिया उसामा, बहुत शुक्रिया, और ऐसा ही करना चाहिए। उसामा ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके अलावा अगर आप उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, क्योंकि भारत दवा तो यही बना रहे हैं ना कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, अगर भारत को सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उससे पहले जब न्यूजीलैंड यहाँ पर खेल के गई, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आई, तो ये उससे बड़ी टीम तो नहीं है। तो इस जवाब के बावजूद अगर पाकिस्तान को इस तरह जिच करने की कोशिश की जाती है तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, और यही पब्लिक की पल्स भी यही है और तकाजा भी यही है हालात का। बिल्कुल, इंटेग्रिटी की जहाँ पर बात आती है तो इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक जो CSP ऑफ़िसर थे, सरकारी ऑफ़िसर बिलाल पाशा, उस नौजवान की डेथ ने, उसकी इस आजहानी मौत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। बिलाल पाशा वो नौजवान था जिसने एक गरीब के घर में आंख खोली, दिन रात मेहनत की, वालिद उनका मजदूरी करता था और वो अपनी मेहनत और लगन से CSP का एग्ज़ाम उन्होंने पास किया, और उसकी वीडियोज़ हम सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसका अखलाक, उसका रवैया, बल्कि उसने अपने जो फादर हैं उसके, अपने वालिद को उनके साथ खड़े करके इंटरव्यू किया और उन्होंने बताया नौजवानों को कि ये देखें, मैं इस गरीब मजदूर का बेटा हूँ और उसके बावजूद मैंने अपनी लगन और मेहनत से ये एग्ज़ाम पास किया है। तो आप लोग जो ये कहते हैं कि ये ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड के लोग ही CSP ऑफिसर्स बनते हैं और जिनके पास पैसा होता है, लेकिन उन्होंने मिसाल अपनी बताई कि ये देखें, ये मेरा जर्नी है। लेटर उनका पढ़ रही थी जो लास्ट उनकी वालिद से बात हुई थी, उसमें वो कह रहे थे कि मेरा दिल करता है कि मैं छुट्टी लेकर आ जाऊँ, मेरा दिल बहुत उदास है और मैं जी भर के सोना चाहता हूँ। मतलब इस किस्म की उन्होंने वो बड़ी नॉर्मल सी उनकी गुफ्तगू उनकी वो रही है, और बड़े वो डिप्रेस थे, और उनकी बातों से भी ये लग रहा है। और उसके बाद भी जब उनका ये दरवाज़ा तोड़कर उनकी डेड बॉडी को निकाला गया तो कहा यह जा रहा है कि ये सुसाइड था। अब बज़ाहिर लोग बहुत आपको नज़र आते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, किस एग्ज़ाइटी और किस डिप्रेशन से वो लोग गुजर रहे हैं, ये वही लोग जान सकते हैं। हमारे रिपोर्टर नईम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बिलाल पाशा के घर पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नईम, आप बिलाल पाशा के घर पर मौजूद हैं। यकीनन एक बाप के लिए, उस घराने के लिए इससे बड़ा कोई सदमा नहीं हो सकता है कि उनका इतना काबिल जवान बच्चा इस दुनिया से चला जाए। वहाँ के मनाजिर क्या है, सूरत हाल क्या है, और उसका ज़रा बैकग्राउंड भी हमसे शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है बिलाल पाशा के घर पर ही मैं मौजूद हूँ, और इस इलाके की खासकर अब्दुल हकीम की जो फ़िज़ा है वो हर तरह से सोगवार जो है वो दिखाई दे रही है। और बिलाल पाशा के घर पर जो है काफ़ी सारे लोग जो है ताज़ियत करने के सिलसिले में जो है इनके घर पर जो है वो तशरीफ़ फरमा है, और उनकी मग़फ़िरत के लिए जो है वो दुआए मग़फ़िरत जो है वो की जा रही है। और इनके वालिद जो हैं, इनके बाबा बशीर अहमद जो है, मैं उनके साथ ही मौजूद हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गमज़दा दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि बिलाल पाशा को किस तरह से लाड प्यार के साथ उनको पाला पढ़ाया और आज इनको ये दिन जो है वो देखना पड़ा। बाबा जी, दुख की इस घड़ी में हम आपके बराबर के शरीक हैं। यकीनी तौर पर जो दुनिया पर आया उसने वापस लौट कर ही जाना है। क्या कहेंगे, बिलाल पाशा ने इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की? यहाँ हमारी मस्जिद में मकतब स्कूल था, वहाँ पढ़ने के लिए 3 जमातें उसने वहाँ की। जब पहले एक दिन कायदा लेकर गया तो मुझे कहने लगा, अबू मैंने पढ़ना है और अफसर लगना है, जब घर में आऊँगा तो बड़ी गाड़ी पे आऊँगा। 3 जमातें उसने यहाँ पढ़ी। फिर साथ हाई स्कूल है, मैट्रिक उसने वहाँ की। फिर वहाँ से मुल्तान बन बोसन कॉलेज में दाखिल हुआ, उसने वहाँ 12 की। फिर खुद ही ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में दाखिल हुआ, वहाँ ने उसने MPhil की। MPhil के बाद उसने पुलिस में अप्लाई किया, तो वहाँ सब इंस्पेक्टर के आर्डर आए। तो मुझे कहने लगा, अबू मैं वो नौकरी मैं नहीं करना चाहता। मैंने कहा ना करें। फिर उसने एक सीट थी
डायरेक्टर ज़राअत की इस्लामाबाद, उसने इंटरव्यू किया, उसमें वो पास आया, तो फिर वो उसमें लगा ज़राअत में डायरेक्टर। 9 से महीने के बाद उसने उसको रिज़ाइन दे दिया, कहता मैं अभी CS पास करना चाहता हूँ, इसका मुझे शौक है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, हमारा घर लाहौर में है, तो वहाँ एक तीसरी मंजिल पे ना एक कमरा है, वाशरूम बाग, 4 महीने उसने उसको उसके अंदर अपने आप को पाबंद किया। हम तो सुबह अपने कारोबार को चले जाते, जब शाम को आते तो उनकी हमशीरा से पूछते वे नीचे आता है या नहीं आता। वो कहती मैंने कभी नहीं देखा इसको नीचे आते, मैं कपड़ा ऊपर रख कर आ जाती हूँ। उसको कभी भूख लगे तो उनको भांजी एक छोटी सी, उसको कहता है मम्मा को कहे मुझे खाना देकर जाए। वो कहती थी मैं खाना रख कर आ जाती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता वो किस वक्त खाता है किस वक्त सोता है, नीचे तो वो आता ही नहीं। इस शौक में उसने 4 महीने अपने आप को कैद कर CS पास किया। फिर बाबा जी ये बताइएगा कि बिलाल पाशा एक बड़े ऑफिसर बने, उनकी वीडियो एक सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, और ये किसकी ख्वाहिश थी कि वो एक बड़ा अफसर जो है वो बने? वो पहले जो है ना, जब फारिग हुआ ना यूनिवर्सिटी थे, वो एक दवाइयों की दुकान जो है ना इस फैक्ट्री में गया, तो वहाँ मैंने उसको कहा ये नौकरी अच्छी नहीं, गवर्नमेंट की नौकरी का जो मज़ा होता है ना वो प्राइवेटों का नहीं होता। तो फिर उसने मुझे कहा कि मैं CS पास कर कर फिर नौकरी उसमें जाऊँगा। तो बाबा जी लास्ट टाइम आपकी आपके बेटे के साथ क्या बातचीत? हाँ, उस दिन हफ्ते के दिन हमारी जो बात हुई, तो हमारी एक पंजाबी ज़बान में हम आपस में जब वो कहते थे खुश, तो हम आपस में एक दूसरे की, जब वो मुझे कहता तो कहता अबू धड़ूक मड़ूक, मैं कहता हाँ, जो मैं कहता था वो भी मुझे कहता, मैं कहता धड़ूक मड़ूक कहता। अब ये हफ्ते के दिन मुझे मैं तरोंबे में खड़ा हुआ था, तो उसकी बात हुई मेरे से, अबू धड़ूक मड़ूक, हाँ धड़ूक मड़ूक। तो मुझे कहने लगा वो मैंने ना अपना सारा सामान जो पैक कर लिया है, एक गाड़ी का सामान है, और मेरी 27 तारीख को पिंडी पहली हाजिरी है, मैंने वहाँ पहुँचना है। अच्छा ठीक है, बाकी कोई सामान बचेगा तो एक इब्रार साहब है, AC साहब उसकी गाड़ी में रखेंगे, हम चले जाएंगे। इब्रार साहब कहता मैं आपको पिंडी छोड़ कर आऊँगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा हुआ, ये हफ्ते के दिन बात हुई है। एतवार के दिन सुबह मैं नमाज में खड़ा हुआ था, तो पहली रकात में इब्तिदा हुई थी, कॉल आई। फिर उस मैंने तो कॉल ना अटेंड कर सका, फिर ये उनका दोस्त है, इसको भी उसको कॉल की, इसकी कुछ बात हुई। फिर उसी टाइम ना उसने अपने छोटे बड़े भाई को मैसेज किया, क्या हाल है, कैसे, क्या हुआ। अच्छा, इसने उसको वापसी जवाब दिया। जब मैं नमाज से फारिग मस्जिद से बाहर निकला, तकरीबन 8 पौने 8 का टाइम था, तो मैंने मिस कॉल को निकाला तो वो उनकी थी। मैंने कहा उसने तो कभी इस वक्त फ़ोन किया ही नहीं, इस वक्त तो उठता ही नहीं, क्या हुआ। तो मैंने वापसी कॉलें शुरू की, लेकिन उसने कॉल अटेंड नहीं की। फिर उसके बाद हम दोनों भाई इधर के काम जा रहे थे, इसने मुझे कहा कि उनको कॉल करें, शायद बात हो सकती हो, लेकिन 11 बजे कॉल की बात ना हुई। फिर हमने 12:30 बजे कॉल की, फिर भी बात नहीं हुई। हमारे दिन में एक बात फंस गई, एतवार का दिन है, रात को पढ़ाता है, शायद छुट्टी समझकर सो गया होगा, तो वो सो गया। तो फिर उसके बाद मैंने ये सोचा जब 4 बजे उठेगा ना तो ये कॉलें देखेगा, वापसी कॉल करेगा, लेकिन मुझे 4 बजे असर के बाद तक जब कॉल ना आई तो मेरे दिल में अंदर ठक ठक पैदा हुई। तो मैंने उसको कॉलें की काफ़ी सारी, लेकिन ना जवाब आया। फिर बाद में उनके वहाँ जो मुलाजिम उनके पास रहता, मैंने उसको कॉल की, उसने कहा सोए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा यार, जब वो बेदार हो ना उसको कहना मुझे कॉल करे, मैं परेशान हूँ। तो 11 बजे तक जब मुझे कॉल ना आई तो मेरी परेशानी बढ़ गई। मैं कभी मस्जिद में उधर कभी उधर यही कहता था, मेरी बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बेटा मेरी बात नहीं सुनता। 8 साढ़े 8 बजे मैं यहाँ घर आया हूँ, तो घर आकर मैंने फिर कॉल की, ना उस मुलाजिम का कॉल भी नंबर नहीं लगा और उसका भी नहीं कॉल हुई। बाबा जी बिलाल पाशा की मौत की कोई वजह अब तक सामने आ सकी? नहीं सामने आ सकी, आप लोगों को कोई पता नहीं? फिर ऐसा हुआ कि नहीं, इनके वालिद साहब से अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं ये पूछिएगा कि बिलाल, कहा यह जा रहा है कि बिलाल ज़रा डिप्रेशन में भी थे और वो बड़े परेशान थे, मुख्तलिफ बातें उनकी परेशानी और डिप्रेशन की सामने आ रही हैं, तो उनसे ये पूछिएगा कि इतने परेशान क्यों थे, डिप्रेशन की वजह क्या थी, ज़रा फिर वो किस तरह के मिजाजन लड़के थे, उनकी ज़रा उनसे इस बारे भी बात कीजिएगा। सर बाबा जी ये बताइएगा कि जो बिलाल पाशा थे वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार भी थे, इस तरह से उनकी तस्वीरें जो हैं वो चैट उनकी वायरल हुई है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? कोई डिप्रेशन का शिकार, कोई काम
के सिलसिले में या कोई फैमिली? किसी सिलसिले में नहीं परेशान था, ना कभी उसने हमें, हमारे साथ तो दोस्तों की तरह बातें करता था। कभी सिर्फ आज 10-15 दिन के पहले एक बात उसने की, अबू मैं यहाँ अभी मैं थक गया हूँ काम कर, मेरा जी चाहता है छुट्टी लेकर घर आता हूँ, मेरा जी चाहता है मैं सोना चाहता हूँ। ये बात हुई और कोई परेशानी नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी और इनके बाबा बता रहे थे कि वो किसी किस्म के डिप्रेशन का शिकार नहीं थे, और लास्ट टाइम उनसे जो मेरी बात हुई थी वो कहते थे कि बाबा मैं सोना चाहता हूँ, मैं नींद पूरी करना चाहता हूँ, काम से जो है वो मैं थक चुका हूँ। और बिलाल पाशा ने इब्तदाई तालीम जो है वो दीनी तालीम जो है 5 तक हासिल की। इसके बाद जो है 6ठी क्लास से लेकर मैट्रिक जो है अब्दुल हकीम के एक हाई स्कूल से जो है वो हासिल की। इसके बाद जो है कैडेट कॉलेज जो है मुल्तान में उन्होंने इस कॉलेज से जो है नईम इकबाल बहुत शुक्रिया। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह इनके बिलाल की फ़ैमिली को, इनके वालिद साहब को सब्र अता फरमाए और बिलाल की मग़फ़िरत फरमाए। यकीनन एक बुज़ुर्ग वालिद के लिए इससे बड़ा दुनिया में सदमा नहीं हो सकता है कि वो अपनी जवान औलाद को खुद लहद में उतारे, खुद कंधा दे। सोशल मीडिया की बात करते हैं, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसी ऐसी चीज़ें वायरल हो जाती हैं कि जिनको बज़ाहिर देखने में बड़ी मामूली सी लगती हैं, लेकिन वो मिलियंस और बिलियंस लोगों तक पहुंच जाती हैं। मुझे आज तक ये एल्गोरिथम इसका समझ नहीं आया है, ये होता क्या है? असल में कोई एक भी सेलिब्रिटी जब उस चीज़ को पिक करके उस ट्रेंड को कर देती है, तो जो रीच बहुत थोड़ी सी ऑडियंस को मिल रही थी वो किसी सेलिब्रिटी की वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा। वो आपको याद है हमारे यहाँ पर वो अभी तो पार्टी हो रही है, कुछ पारी हो रही है, पारी। अच्छा, वो तो सेलिब्रिटी भी नहीं थी ना? नहीं, वो फिर वो इंडियन जो सुपरस्टार्स थे उन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट किया, तो फिर ऑल द वे वो काफ़ी वायरल हो गया। फिर अभी सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट, ये भी एक ट्रेंड एकदम से वायरल। ऐसे ट्रेंड्स होते हैं कि देख के हंसी भी आती है। अच्छा, आजकल जो बड़ा इंस्टा पे जब भी फेसबुक खोलो, टिकटॉक खोलो, सोशल मीडिया खोलो, गाना है मोए मोरे, पता नहीं मोए मोए है क्या, सर्बियन लैंग्वेज का ये सॉन्ग है, ये बेसिकली सर्बियन सॉन्ग है। तो पाकिस्तान और इंडिया में क्यों वायरल हो रहा है? बस वो यहाँ पर उस है क्या ज़रा, और फिर उसके बाद मीम्स इस पर क्या मज़े मज़े के बन रहे हैं। पहले ज़रा गाना तो सुने आप। मोए मोरे बस गाना चल रहा है, सुनने में अच्छा है, लेकिन इसका मतलब क्या है वो किसी को पता नहीं है। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरा समंदर, मेरा समंदर, मेरा समंदर, मोए मोरे। अच्छा, वैसे इसको जो ट्रेंडिंग में है वो मोए मोए है। असल में हम अब ऑडियंस को करेक्ट करते हैं कि ये मोए मोए नहीं है, मोए मोरे है सॉन्ग जो ओरिजिनल है ना, और इसका मतलब है मेरा समंदर। और सॉन्ग का टाइटल भी मोए मोरे नहीं है, सॉन्ग का टाइटल कोई और है, लेकिन सिर्फ ये जो एक लाइन है ना, ये टैग लाइन, ये फेमस हो गई, यही हुई। अच्छा, ये सर्बियन लैंग्वेज है मोए मोरे, इसका मतलब है मेरा समंदर। जिनम, आई थिंक उसका जिनम नाम है सॉन्ग टाइटल जो है। सॉन्ग टाइटल जिनम नाम है, लेकिन मोए मोरे का मतलब यही है ना कि बिलियन लोगों ने इसे देख लिया इस सॉन्ग को। समझ नहीं है जिन्होंने देखा है उनको खुद भी पता नहीं है इसका मतलब क्या है। अच्छा, मोए मोरे लफ्ज़ है, मोए मोए लगे हुए सारे, और 58 बिलियंस लोग देख भी चुके हैं। वाह। अच्छा, सोशल मीडिया का एक कमाल है, इसने ऐसे ऐसे लोगों को स्टार बना दिया है, बिल्कुल एक एक दो लाइंस, मतलब पूरी दुनिया। अच्छा, ये भी ना मेरा ख्याल है कि किस्मत की देवी जिस पे मेहरबान होती है। लोग इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ में काम करते हैं, दिन रात ऐसी ऐसी इन्वेंशंस करते हैं, बेचारे हर वक्त सोशल मीडिया पे रहते हैं, लेकिन वो सेलिब्रिटी नहीं बन पाते हैं। और कोई एक ऐसा शख्स जो बेचारा कुछ उसको खुद नहीं पता होता वो क्या बात करे, उसके मुंह से एक फजूल सी बात निकलती है और वो रातों रात ओवर द नाइट पता लगता है कि वो जनाब एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, एक सेलिब्रिटी का रूप धार चुके हैं। ये सोशल मीडिया का कमाल है, यहाँ पे कुछ भी चलता है, कुछ भी चलता है, कुछ भी हो सकता है। खैर, इसी से इंटरनेट ट्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें वायरल होती हैं। तो अभी एक रिपोर्ट में देख रही थी, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक बल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाले ये शख्स है जो कि ख़ुद तो नाबीना है, लेकिन उन्होंने ऐसी पेशगोइयाँ की हैं कि जो कि दुरुस्त साबित हो रही हैं। और उनके मानने वाले कहते हैं कि जो उनके पैरोकार हैं वो कहते हैं 85% वो जो बातें करते हैं वो दुरुस्त साबित होती है, जबकि अगर ओवरऑल इन पर जो रिसर्च की गई है उससे ये पता चलता है कि जो भी पेशगोइयाँ इन्होंने की है वो 68% तक सही साबित हुई। बुल्गारिया से इनका ताल्लुक है, बाबा वांगा इनका नाम था, ये दुनिया में अब नहीं रहे हैं। बाबा वांगा इनका नाम था। वैसे पेशगोइयाँ आपको पता है, हमारे यहाँ एक सियासतदान बड़ी पेशगोइयाँ करते हैं, मंजूर वसान साहब, जो ख्वाब, वो अलग बात है, आज तक एक ख्वाब भी सच साबित नहीं हुआ है। वो ख्वाब की अक्सर ताबीर बताते थे, ख्वाबों के शहंशाह, ख्वाबों के, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ये जो बाबा वांगा हैं,
जिनकी डेथ हो चुकी है, इन्होंने कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस की थी, ऐसी इन्होंने पेशगोइयाँ की थी जो उनकी मौत के बाद जो उन लोग हैं वो कह रहे हैं 68% जो है ना वो सही सच साबित हो रही हैं, लेकिन 86% जो उनके फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं कि 86% उनकी जितनी भी पेशगोइयाँ थी वो सच साबित हो रही हैं। मतलब कुछ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा था कि 2024 में रूसी सदर जो व्लादिमीर पुतिन हैं उन पर कातिलाना हमला होगा और रूस के ही शहरी की तरफ से होगा। उनकी ये पेशगोई उस वक्त उन्होंने की थी और वो सही साबित हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा था दहशतगर्द जो होंगे वो बायोलॉजिकल अटैक्स करेंगे, 2000 ये इसमें करेंगे। और उसके आप ये देखें कि जो अब 2024 में उन्होंने कहा है, उन्होंने कोरोना के हवाले से शहजादी जो डियाना का भी डेथ हुई है, जो इंग्लैंड की थी शहजादी, उनकी उसके हवाले से उन्होंने पेशगोई की थी कोरोना वायरस के हवाले से। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने टेक्नोलॉजी के हवाले से, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो उन्होंने कहा था टेक्नोलॉजी के हवाले से कैसी दरियाफ्त होगी। अच्छा, अब ये बड़ी खतरनाक, उन्होंने जो जिस तरह कहा कि व्लादिमीर पुतिन जो है 2024 पर उन पर ये हमला होगा, उनके शहरी की तरफ से होगा। अब उनकी क्योंकि पिछली पेशगोइयाँ सही साबित हुई हैं तो इसको बड़ा सीरियसली लोग ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि 2024 में दहशतगर्द हमलों की तादाद यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हो भी उनमें इजाफा होगा, और वो अभी से हम देख भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी इनकी जो पेशगोई लगी, आई होप सो सच साबित हो। वो कह रही है 2024 में कैंसर और इस जैसे जो लाइलाज मर्ज है उनका इलाज आ जाएगा। शुक्र है, ये एक अच्छी पेशगोई की है, ये अल्लाह करे ये इनकी पेशगोई साबित हो। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया भर में बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन होगा। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। अच्छा नाज़रीन, यूनान में आपको पता है कि बड़ी ज़बरदस्त एक मैराथन रेस हो रही है, हर दफ़ा होती है, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान भी यूनान की मैराथन रेस में हिस्सा ले रहा है। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मारूफ एंकर पर्सन मोना खान और उनके कोच मोहम्मद यूसुफ ने सब्ज़ हलाली परचम लहराया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इस मैराथन में दुनिया भर से 140 से ज़ायद ममालिक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। रवा बरस 140 ममालिक के 70,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन उसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। लेकिन अब पहली बार इस मैराथन में पाकिस्तानी जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ उनके कोच हैं, मोना के ये कोच हैं जो कि आज प्रोग्राम में भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद यूसुफ, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये जो यूनान के अंदर, वैसे इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, मेरा खुद बड़ा एक ड्रीम पॉइंट है, हिस्टोरिकल कंट्री मेरी बकेट लिस्ट में है, ये मस्ट हैव टू विजिट इट। एनीवेज, जो यूनान के अंदर ये मैराथन जो हो रही है, इस मैराथन के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि कितनी तैयारी के साथ आप लोग गए हैं, कब से ये सिलसिला शुरू हुआ है और रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान को कितना अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, PNN का, आपने इस टॉपिक पे हमें लिया। देखें, मैराथन दुनिया भर में होती रहती हैं, लेकिन यूनान वो जगह है जहाँ से ओलंपिक स्टार्ट हुई आज से कई सौ साल पहले, 1800 कुछ में, और वहाँ से ही मैराथन का आगाज़ हुआ। वहाँ पे एक जगह का नाम है मैराथन, ठीक है। वो मैराथन से भाग के, मैराथन जगह का नाम है जहाँ से भाग के हमें एथन पहुंचना था, तो मैराथन वहीं से स्टार्ट हुई। अच्छा, तो ये तो बहुत इन्फॉर्मेटिव है मैराथन। अच्छा, जी, इसका आगाज उस जगह के नाम से इसको मंसूब किया गया, जगह का, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई हो रही थी, तो वो लोग लड़ाई जीते थे, तो वो भाग के मैराथन से एथन बंदा गया था न्यूज़ सुनाने के हम लड़ाई जीत चुके हैं, तो उसकी याद में ये 42.2 किलोमीटर रन होता है। वो जो फास्ट बंदा ऐसे 1800 कुछ में भागा था, वो जब 42 भाग के उसने न्यूज़ सुनाई थी, तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। इतना मुश्किल ट्रैक है। तो बदकिस्मती ये कि हमारे पाकिस्तान से जितने लोग भी हमारे एथलीट जाते हैं बाहर, दूसरे मेजर मैराथन में जाते हैं, लेकिन एथन में नहीं गए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 42 किलोमीटर में 21 किलोमीटर हिल है। ओके, आपको पहाड़ी के रास्ते से होते हुए जाना है। लेकिन ये तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी कि 42 किलोमीटर में से 21 किलोमीटर हिली एरिया है।
तो इसी वजह से हमारे जितने भी पाकिस्तानी रनर हैं वो अपना पर्सनल रिकॉर्ड बनाने के लिए जितने भी मेजर मैराथन हैं उनमें जाते हैं, लेकिन इस जगह पे नहीं गए जहाँ से रनिंग स्टार्ट हुई, जहाँ पे ओलंपिक स्टार्ट हुई, जहाँ से हारने का खतरा होता है वहां से वो फिर करनी की तरह आते हैं। बिल्कुल। तो मेरा क्लब है एक यूनाइटेड फिटनेस स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान। हमारा मिशन ही यही है कि हम पाकिस्तान का परचम वहाँ पे बुलंद करेंगे जहाँ पे इससे पहले कोई पाकिस्तानी नहीं गया हो। तो मैं सर्च करता रहता हूँ उसको कि कहाँ पे पाकिस्तानी रनर नहीं गए, वहाँ पे हम जाएं। तो लास्ट जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, मेरे साथ मोना खान थी, उनका बिल्कुल वो रनिंग बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने 4 महीने मेरे साथ रनिंग की और इतने मुश्किल ट्रैक पे उन्होंने अपनी हिम्मत बांधी और चली गई। अच्छा यूसुफ, आपने तो मोना का इम्तिहान ले लिया है कि जिनका रनिंग ट्रैक नहीं था और सीधा आपने उनको यूनान की मैराथन में डाल दिया है। ये तो पता नहीं किस चीज का बदला लिया आपने। को भी ट्रेन करे, मुझसे सीधे ट्रैक पे नहीं भागा जाता वो, तो फिर अगर एक लड़की इतना अच्छा बना सकती है रिकॉर्ड तो व्हाई नॉट, यू शुड। ये तो अभी लड़की बनाएगी तो पता चलेगा ना यूसुफ साहब। नहीं, उसने रन भाग वो हमने कर लिया, बहुत मुश्किल ट्रैक था, लेकिन बिल्कुल ये 12 नवंबर को थी। Yes, absolutely. जी बिल्कुल, वो कंप्लीट कर लिया हमने 5 घंटे 17 मिनट में कंप्लीट किया, जबकि ऑफिशियल टाइम उसका 6.5 घंटे का था। तो हमने उससे बहुत पहले कंप्लीट किया और हमने ए कैटेगरी में फिनिश किया। यूसुफ साहब, ए कैटेगरी में फिनिश किया। मुझे ये बताएं, आपने क्या ऐसा मोना को खिलाया है कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और फिर बिफोर द टाइम उन्होंने फिनिश भी कर लिया है? बड़ी मेहनत लगी होगी, क्या आपने उनको सिखाया ऐसा? नहीं, इसके पीछे मेरी 4 महीने की मेहनत है। हम डेली उठ के ट्रेनिंग करते थे। आप यकीन करें कि आप खुद मीडिया पर्सन है, आप दिन भर की थकन, फिर रात को लेट सोने के बाद सुबह 4 बजे हम डेली उठ के ट्रेनिंग पे चले जाते थे। 4 से 7 बजे तक हम 3 घंटे डेली भागते थे। तो कितने किलोमीटर डेली रनिंग करते थे आप? हम 21 प्लस ही करते थे, क्योंकि ट्रेनिंग शेड्यूल टफ हो गया था और हिली रन हमें पता था वहाँ पे हिल है, तो हम 21 किलोमीटर से ज़्यादा डेली रन करते थे। 21, 22, 25 इस तरह से हम ट्रेनिंग में रन किए जा रहे थे। और फिर हमें उसकी ट्रेनिंग करने के लिए हमें कश्मीर जाना पड़ा कि वहाँ पे जाके हिल पे हम रन कर आए, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हिल पे कैसे रन होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जी। तो और ये मुश्किल टारगेट हमारा लेने का मतलब ये था कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा ये रन था फॉर पोलियो फ्री पाकिस्तान। हम पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए वहाँ जाके भागे, क्योंकि हमारा बदकिस्मती से हमारा नाम जब जुड़ता है तो पूरी दुनिया में 2 मुल्क रह गए जो पोलियो से अभी तक उसमें फंसे हुए हैं। एक अफगानिस्तान है और एक पाकिस्तान है। तो हमने वहाँ पे जाकर पाकिस्तान का परचम लहराया। हमने पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए वहाँ पे कैंपेन की, और पाकिस्तान का ही नहीं, वहाँ पे मैंने आज़ाद कश्मीर का परचम भी लहराया, तो ताकि दुनिया को पता चले कि कश्मीर भी है, अपनी वजूद में कुछ अपनी पहचान आप रखता है। तो इस तरह से बड़ी मोटिवेशन थी। जब हमने 70,000 लोगों में पाकिस्तान का परचम लहराया तो उस वक्त की फीलिंग में बयान नहीं कर सकता। तो ग्रीस वैसे तो बड़ा खूबसूरत एक मुल्क है, हिस्टोरिकल है, तो फिर वैसे भी विजिट किया, मैराथन के अलावा भी आपने ग्रीस को एक्सप्लोर किया? नहीं, बिल्कुल ग्रीस को एक्सप्लोर किया। सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे जब हम लैंड किए थे एथन में, तो पाकिस्तान एम्बेसी डे 1 से एंड तक हमारे साथ थी। उसने हमें फुली प्रोटोकॉल दिया, और जहाँ जहाँ हमने बोला तो हमें पाकिस्तान एम्बेसी ने वहाँ पे लेके। अच्छा यूसुफ, इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ पर आपने पाकिस्तान का परचम लहराया है, फलस्तीन का परचम भी साथ में नजर आ रहा है। फलस्तीन बिल्कुल, हम फलस्तीन के लिए भी यकजहती की, उसका परचम भी लहराया हमने आज़ाद कश्मीर का परचम भी लहराया, और पाकिस्तान का परचम तो मैं लेके ही भागता रहा पूरे ऑल द वे 42 किलोमीटर। वाह! तो सबसे ज़्यादा अच्छा आपका इस सारे पूरे टूर में सबसे यादगार मोमेंट कौन सा था? सबसे यादगार मोमेंट ये था कि जब 32 जब हम 10 किलोमीटर से हिल स्टार्ट हो रही थी, तो 10 से लेकर 32 तक हिल रन था। तो उसमें जब 30 पे हम पहुंचे तो मिस मोना वहाँ बिल्कुल ही वो हो चुकी थी। मैंने उन्हें हिम्मत दी कि नहीं, अब हमें 24 करोड़ आवाम देख रही है, हमें जाना है और इसको अपने अच्छे टाइम पे फिनिश करना है, दुनिया को दिखाना है कि हम एक मजबूत कौम है। और तो वो वक्त मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ऐसा ना हो कि हम रह ना जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उससे कई गुना अच्छे टाइम पे फिनिश किया। वाह! अच्छा यूसुफ, ये बताइएगा कि आप इतनी दूर गए हैं, ग्रीस गए हैं, जाहिर बात है बहुत एक्सपेंस हुआ होगा,
ये सारा जो एक्सपेंस हुआ है गवर्नमेंट ने फंडिंग की थी आपको या फिर सेल्फ एक्सपेंस के ज़रिए ही आपने ये सब काम किया है? बदकिस्मती से हमारी गवर्नमेंट हमें नहीं करती है इसमें ज़रा सा भी हेल्प। हम तो अपने गवर्नमेंट अपने पाकिस्तान के लिए कहाँ जान नहीं देने के लिए तैयार होते, लेकिन यकीन करें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक हमसे वापस आने के बाद पूछा भी नहीं है। तो ये सारा एक्सपेंस कुछ हमारे कुछ हमारे पर्सनल था, कुछ हमें स्पॉन्सर मिल गए थे तो उसके थ्रू हुआ था। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने सिंपली लिप सर्विस भी नहीं की, आपको अप्रिशिएट तक नहीं किया इस पे? अरे नहीं किया। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं कि आप सुन के हैरान होंगे। मैं जब वापस कराची एयरपोर्ट पे लैंड किया तो मेरे पास गोल्ड प्लेटेड मेडल था जो मेरे गले में था। तो इमिग्रेशन वालों ने मुझे कोई आधा घंटा रोक के रखा, बोल रहे हैं तुम 4 दिन पहले यहाँ कराची से गए थे, वहाँ क्या करने गए थे कि 4 दिन बाद वापस आ गए? अरे भाई मैराथन के लिए गया था, पाकिस्तान यूनिफॉर्म पहन रखी है, तो उनको मैराथन का ही नहीं पता। तो उन्होंने तकरीबन आधा पौना घंटा मुझे इमिग्रेशन पे रोका रखा, उसके बाद क्लियर किया तो फिर निकला मैं। ऐसे हम लोग अपने हीरोज़ को वेलकम करते हैं। खैर, गवर्नमेंट आपको वेलकम करे या ना करे, आपको अप्रिशिएट करे ना करे, पूरी कौम आपको अप्रिशिएट करे या यूसुफ, हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं जिस तरीके से आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आप जैसे लोग हीरोज़ हैं हमारे। बहुत शुक्रिया यूसुफ आपके वक्त का। अब देखिए ना, कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक शख्स जो सिर्फ अपने जेब से खर्च करके जा रहा है, 1 रुपया भी गवर्नमेंट से नहीं लिया है, अगर उसके बाद वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, उनका कोई ज़ाती झंडा तो नहीं था, हाथ में उनके पाकिस्तानी परचम था, अगर वो उसको लहरा रहे हैं तो पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। कम से कम आप अगले की दिलजोई ही कर दें, अगले को उसको अप्रिशिएट ही कर दें, कोई एक सनद, कोई शील्ड एक दे दें। वैसे पता नहीं किन किन फजूल लोगों को हम लोग तमगे दे रहे होते हैं जी। जो लोग डिज़र्व करते हैं उनके साथ तो कम से कम आपको ये रवैया नहीं रखना चाहिए। असल में ये है ना कि हमने बड़े अच्छे से उनका वेलकम किया, इमिग्रेशन ने उनको आधा पौना घंटा बिठा के रखा, तो यही उनके लिए बड़ी अकम्पलिशमेंट थी। मतलब ये है हमारा रवैया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। पुलिस के रवैये पे भी ज़रा बात कर लें। सिंध पुलिस के पाकिस्तानी क्रिकेटर है आमिर यामीन और शुएब मकसूद, जो कि आप कल ये खबर हम देखते थे सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल थी और मीडिया पर भी इसकी खबर चलती रही है कि उनको रोका गया है और उनसे रिश्वत मांगी गई है। अच्छा, हमारे नेशनल हीरोज, हमारे क्रिकेटर्स भी सिंध पुलिस की रिश्वत से जो है ना दूर नहीं है। ये भी हम पंजाब में रहते हैं, सिंध में नहीं रहते हैं, वरना इन्होंने अच्छा, सिंध पुलिस की ऐसी ऐसी दास्तानें सुनते, मतलब आप देखें कि उनको भी बख्शिश नहीं की है। सिंध पुलिस के एहलकारों ने शुएब मकसूद और जो आमिर यामीन है इनसे रिश्वत ली है। अच्छा, इसके बाद इन दोनों ने अपने एक्स अकाउंट पर फिर ट्वीट किया, उसके बाद आईजी जो सिंध हैं उन्होंने इसका नोटिस भी लिया है। बट आप देखें ये डिपिक्ट क्या करता है कि हमारी पुलिस किसी को मुआफ़ी नहीं है, चाहे आप नेशनल हीरो हैं, चाहे आप आम लोग हैं, इनको चंद पैसों से मतलब। अच्छा, मैं ना 3-4 दफ़ा मुझे कराची जाने का इत्तेफाक हुआ है। हाँ। तो मैं वहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो वो रोकते हैं, रोकने के बाद आपकी गाड़ी में डजन मैटर बारूद है, असला है, सिर्फ आपने अच्छा हैं बड़े तवक्कुल वाले ना, 500 रुपया भी दें तो उस पर भी राज़ी हो जाते हैं। वाह, नखरा नहीं है। 100 रुपया दें, ये उस पर भी जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं आपका। वो कह रहे हैं कि उसके बाद आप जो मर्जी रिश्वत देकर जहाँ पर मर्जी चले जाए। वो कह रहे हैं कि हमने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कराची से मुल्तान, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है ना, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमने कराची से मुल्तान बाय रोड किया है और इतना हम इरिटेट हुए कि विद एवरी 50 किलोमीटर्स 50 किलोमीटर के बाद पुलिस वालों का नाका था, वहाँ पर गाड़ी रोकी जाती थी और हमें पैसे देने पड़ते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये है सिंध पुलिस का हाल, शुक्र है कि हम कराची में या सिंध पुलिस के हाथों नहीं, वरना तो हम लुटते रहते। कितनी बुरी बात है। ये भी वैसे इनको लूटा ही गया है। ये कराची वालों की ना मुझे बाज़ दफ़ा बड़ी हालत में ना रहम आता है। डाकुओं के हाथों बेचारे अलग लूटते हैं, चोरों के हाथों अलग लूटते हैं, हाँ। पुलिस के हाथों अलग लूटते हैं। तो आईजी सिंध साहब, अपने एहलकारों को अगर आप ठीक नहीं कर सकते ना, तो हमारी आपसे दस्तबस्ता ये दरख्वास्त है कि कम से कम तमीज़ कर लें इस चीज़ की कि आपका नेशनल हीरो कौन है। लोग ही कम से कम बंदा देख के छोड़ दिया करें, इसी में थोड़े से कोई SOP बना लें। 8,000 रुपये देने के बाद फिर जाके उनको जाने दिया है जी। 8,000 रुपये उन्होंने अपनी जान बख्शी की है। लेकिन ये देखिए कि ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनको कितने लोगों ने, कितनी इंटरनेशनल मीडिया ने फॉलो किया होगा, और जब इन्होंने ये ट्वीट किया होगा तो उसके बाद कितना बुरा इम्पैक्ट किया होगा पाकिस्तान का, और फिर ये न्यूज़ उन सब तक पहुंची होगी कि ऐसे हमारे प्लेयर्स को रिश्वत देनी पड़ी है, ब्राइब के बाद वो रिहा हुए हैं। हम लोग ना कॉस्मेटिक चेंजेस करके समझते हैं कि हालात वर्दी बदल देते हैं,
कभी डॉल्फिन फोर्स आ जाती है, कभी पीरू फोर्स जब तक आप ये माइंडसेट नहीं बदलेंगे, जब तक आपके यहाँ अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तो ऐसे वाक़यात हम इसको बड़े सरकास्टिक वे में तो कर रहे हैं, बट ये शर्म वाली बात है Exactly. कि नेशनल हीरोज़ के साथ आप रिश्वत ले रहे हैं, सिर्फ 8,000 रुपया। क्या दुनिया को इमेज आपका जा रहा है? ज़्यादा रिश्वत देनी चाहिए थी। नहीं, सिर्फ 8,000 रुपए के ऊपर आप लोग अपना ईमान बेच रहे हैं। ज़्यादा रिश्वत की बात नहीं है, यही तो रोना है। अच्छा, ऐसी खबरें पढ़कर ना समझ नहीं आती, इस पे रोया जाए, इस पे हंसा जाए, इस पे मातम किया जाए, बात क्या की जाए। लेकिन पुलिस का जब ऐसा रवैया होता है, फिर उसके बाद फिर यही होता है कि दिन दनाते दिन में डाकू चोरियां करते हैं, वारदातें करते हैं। कैसे पूछेंगे? पता है पुलिस रोकेगी, रिश्वत देंगे, छूट जाएंगे। और यही चल रहा है जी। यही तो सिंध के अंदर पुलिस का वैसे ये हाल है। वैसे बाय द वे तो पंजाब में कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन हालत यहाँ पे भी इसी तरह ही है। हाँ, इसी तरह ही है। मतलब पैसे लेके तो कहीं पर भी, असल में कायदे आज़म की तस्वीर एक नोट पे ही तो अच्छी लगती है, और फिर कायदे आज़म की तस्वीर वहाँ पर चल जाती है जहाँ पर आपके सब काम रुके होते हैं। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशरा पतीत कहते हैं। इस सेगमेंट पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। और जब से AI टूल्स इस्तेमाल करके, ChatGPT को इस्तेमाल करके बहुत से काम हैं जो कि आसानी हो सकते हैं, मैन पावर को कम करके अब ख़ुद आप घर बैठे बैठे अपने बहुत से काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी हैं, और रिसेंटली बहुत से ऐसे इश्यूज़ हाईलाइट भी हो रहे हैं। और डीप फेक की वजह से ऐसा हो रहा है कि सिर्फ चेहरा बदल दिया जाता है, या पिक्चर प्रॉपर आप देखते हैं डीप फेक के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एक पिक्चर होती है जिसमें एक शख्स जिसके होंठ हिल रहे होती है, और पूरी स्टोरी टेलिंग वो उस पिक्चर के ज़रिए कर दी जाती है, एंड दैट इज़ ऑल आर्टिफिशियल। और इसी तरह के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ ऐसी नाजेबा वीडियोस हैं जिन पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनका चेहरा लगा दिया जाता है और उसको फिर वायरल कर दिया जाता है। बाकी होती वो किसी और की है, लेकिन सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिर्फ चेहरा चेंज किया जाता है। और इतना नेचुरल चीज़ ये होती है कि कितना इजी हो गया ना अब किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना। देखने वाले को ये डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि आया कि ये रियल शख्स है, वही शख्स है, या फिर ये किसी को फेक उसकी तस्वीर या उसकी वीडियो लगाई गई है। ये अब डीप फेक वीडियोस का हम बहुत चर्चा सुन रहे हैं। AI की मदद से ये होती क्या है और किस तरीके से डीप फेक वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, इसी पर बात करने के लिए IT एक्सपर्ट रायद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रायद साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, ये डीप फेक वीडियोस ये AI की मदद से होती हैं, ये कैसे बनती हैं, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी वीडियोस लगाकर फेक और इस तरीके से मार्केट में उनको बदनाम किया जा रहा है, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। ये सर होता किस तरह है? जी, इसका तरीका ये होता है कि ये AI की मदद से सबसे पहले तो किया ये जाता है कि आपके पूरे फेस के ऊपर ऐसे पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं, और उसकी वजह से आपके पूरे फेस का एक स्ट्रक्चर जो है, जैसे आपने मूवीज में देखा था, वो सब हकीकत में चेंज हो गया है। वो सारे पॉइंट्स लगा के आपका पूरा का पूरा फेस जो है रीजनरेट हो जाता है। उसके बाद किया ये जाता है कि उस फर्द की कोई छोटा सा एक वॉइस का क्लिप लिया जाता है, यानी एक सैंपल लिया जाता है, जैसे हम ब्लड का सैंपल लेते हैं, और वो उसके अंदर फीड कर दिया जाता है। अब आपका फेस भी आपके पास रीजनरेट हो गया, दोबारा से बन गया, AI ने आपका पूरा फेस बना दिया। उसके बाद आपकी वॉइस का सैंपल उसके बाद आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपने जो टेक्स्ट बुलवाना है, आप जो चाहते हैं कि ये फर्द बोले, तो वो आप वहाँ लिख के कंप्यूटर को फीड कर देते हैं, और वो फिर एग्जैक्टली उसी चीज को बोलना शुरू कर देता है। आपके अल्फाज उस आदमी के फिर मुंह से निकलते हैं। और सर, ये जो अल्फाज निकलते हैं, इनकी जो वॉइस फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये भी उसी शख्स के लहजे और उसी शख्स के अंदाज से इसकी सिमिलैरिटी होती है, या फिर आवाज़ डिफरेंट होती है? बाज़ दफ़ा हम ये देखते हैं कि हूबहू आवाज़ भी हमें उसी शख्स की ही मालूम हो रही होती है। देखिए, जैसे अभी आपने बोला ना, आवाज़ भी उसी शख्स की मालूम हो रही होती है। ये आपका यूनिक स्टाइल है ना बोलने का, आपकी एक सर्टेन टोन है, एक पिच है, ये बस इतना सा जुमला चाहिए आपका, आवाज़ भी उसी टोन पे हो। देखिए, आपके पॉजेज है ना, सर्टेन पॉजेज हैं, ये जैसे ही आप कंप्यूटर को फीड करेंगे, उसके बाद जो भी वो बोलेगा वो एग्जैक्टली वैसे ही बोलेगा, एग्जैक्टली वैसे बोलेगा जैसे आप बोल रहे हैं। तो ये इसके ज़रिए जो वीडियोस बनाई गई होती हैं,
इससे भी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे पता चल सके ये डीप फेक से तैयार की गई है? जी जी, ये डिटेक्शन जो है ये इंटेल ने भी इजाद की है, गूगल ने भी इजाद की है। वही एआई जिसकी मदद से ये सब बन रहा है, उसी एआई के डिटेक्शन टूल्स बोलते हैं इनको। डिटेक्शन टूल्स भी आ गए हैं जिनमें डाल के आप एक फेक वीडियो को कैच कर सकते हैं। वो टूल भी अवेलेबल है, यानी तलवार भी अवेलेबल है, ढाल भी अवेलेबल है। भाई साहब, ये जो इस तरह से वीडियोस हैं, जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, ये तो फिर बड़ा अलार्मिंग है। और स्पेशली हमारे जैसे मुआशरे में, जहाँ पर अगर किसी लड़की की चाहे डीप फेक से बनाई गई कोई वीडियो सामने आ जाए तो गैरत के नाम पे अभी शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिए जाते हैं। तो इस तरह तो कुछ भी तब्दीली आ सकती है। कोई इंटरनेशनल लेवल पर या गवर्नमेंट लेवल पर इसके काउंटर कोई कुछ तैयार किया जा रहा है कि इसको रोका जा सके? देखिए, ये जो आपने बात की है ना, ये चूंकि मैं रोज इसको सो कॉल्ड भुगतता हूँ ना, ये मेरा रोज पिछले 3-4 महीने से मैं रोज इसको फेस कर रहा हूँ। मैं आपके चैनल से आज पाकिस्तानी कौम के सामने ये हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो मैं फेस कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, हर वीडियो जो आपके पास आ रही है उस पर ट्रस्ट मत करें, और प्लीज खुदा के नाम पे आंखें बंद करके आगे फॉरवर्ड ना करें। खुदा के लिए ऐसा मत करें। लेकिन सर, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह ये रिवायत है कि कोई भी चीज़ आती है बगैर किसी तहकीक के उस पर हम अमन्ना सदकना कह देते हैं और किसी भी शख्स की किरदार कुशी हम करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वो शख्स अपनी जान से भी चला जाता है। सर, पाकिस्तान जैसे मुआशरे में ऐसी चीज़ों की आपको पता है कि टेक्नोलॉजी की अगर अवेयरनेस ना हो, वो एज इट सेल्फ बहुत खतरनाक साबित होती है जब लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। क्या ऐसे मेजरमेंट्स करने चाहिए हैं, या सर इसका काउंटर के जिसकी हमने बात की है, तो किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं इन डीप फेक वीडियो से? वरना आने वाले दिनों में तो खुदा ना खास्ता किसी भी शख्स से बदला लेना होगा तो ये एक तूफान आएगा सर मार्केट के अंदर। किरदार कुशी करना तो बहुत एक फैशन सा बन जाएगा, आसान हो जाएगा यहाँ पे। जी अच्छा, इसमें अब 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो अभी आप डीप फेक देख रहे हैं ना, ये आप समझिए फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं। 2025 तक, ये बिल गेट्स ने प्रेडिक्शन किया आज से 5 दिन पहले, 2025 तक, सिर्फ 2 साल के बाद एआई इतना एडवांस हो चुका होगा कि जो फेक पकड़ने के टूल्स हैं शायद वो भी काम ना करें। पहली बात तो ये समझ लें कि यू हैवंट सीन एनीथिंग येट। अभी तो फिल्म शुरू हुई है, अभी इसने बहुत आगे जाना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हर मुल्क ने फेक आइडेंटिफिकेशन सेंटर बना लिए हैं जहाँ पे फेक न्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है, फेक वीडियोस को हाईलाइट किया जाता है। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 तो यही है कि किसी डोंट ट्रस्ट एनीथिंग। ये इल्यूजन के दुनिया में हम दाखिल हो चुके हैं। इससे पूरी चीजें जो है ना वो एक शराब है, एक मैजिक की दुनिया है। पहले कहा जाता था ट्रस्ट मत करें, लेकिन अब तो जो आप देख रहे हो उस पर बिलीव कर नहीं सकते, बिकॉज इट कुड बी रॉन्ग, या आपकी परसेप्शन गलत कर सकता है। बट राइट साहब, मैं चाहूँगी कि हमारे जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आपकी मौजूदगी से आप हमेशा बड़ा इस पर खुल के बोलते हैं और आईटी से लोगों को कहते भी हैं मुस्तफ़ीद हो। अच्छा, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पे बात करें, इसकी पॉजिटिव साइड भी बहुत ज़्यादा है। हम इसी आईटी टूल को यूज़ करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, हम इसके पॉजिटिव साइड्स को देखें तो वो क्या क्या है? मैं चाहूँगी आप हमारे ऑडियंस को वो भी बताएं। देखिए, हम जैसे कंटेंट डेवलप करते हैं ना बच्चों की एजुकेशन का, तो डीप फेक का सिर्फ काम हमें वहाँ समझ में आता है जहाँ पे हमने समझिए एक वर्म है और उसको असल हैबिटेट में दिखाना है और मूव करते दिखाना है और उसको चेंज करना है, तो वहाँ हम डीप फेक का सहारा लेते हैं। अदरवाइज एआई अलग चीज़ है। एआई की मदद से डीप फेक एक चीज है जो चलती है। मसलन एक चूल्हा है, आप उस पर कुछ भी पका सकते हैं। उसी तरह एआई जो है ना एक फील्ड है जिसमें से एक जो चीज लोगों ने डेवलप कर ली वो डीप फेक है। डीप फेक का आम आदमी को कोई फायदा नहीं है। एआई तो बहुत बड़ी चीज है, उसका तो बहुत फायदा है, उसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, लर्निंग है। अभी हमने पिछले कुछ दिनों में पूरे सिलेबस बच्चों के चेंज कर दिए, पूरे एजुकेशन के निज़ाम चेंज कर दिए। एआई की मदद से हमने बच्चों को, यहाँ पाकिस्तान में मोस्ट रिमोट एरिया में बच्चे बैठे हुए हैं और वो मोस्ट एडवांस एजुकेशन हासिल कर रहे हैं की मदद से। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन डोंट गो क्लोज टू डीप फेक। अपने बच्चों को भी मना करें, ये इस्लाम में हराम है। मेरी तो रिक्वेस्ट उलमा कराम से है कि वो फौरन इसके खिलाफ फतवा जारी करें कि डीप फेक हराम है, हराम है।
और ये जुल्म कबीरा है, ये गुनाह कबीरा है, इसको डिक्लेयर होना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने सही कहा। अच्छा, इसके अलावा राइट साहब, कैसे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अपनी नौजवान नस्ल को इन चीज़ों से दूर? क्योंकि अभी तो फोटोशॉप जो चीज़ें हैं हम ये देखते हैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए भी यूज़ की जाती है। छोटी किसी एक्टिविटी को एक ब्रॉडर उस पर करके दिखाना, हम ये फोटोशॉप के ज़रिए देखा है कि इसको जो पॉलिटिशियंस हैं अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरी पार्टी को काउंटर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये जो डीप फेक आएगी तो इसके पॉलिटिकल माइलेज भी लोग ले सकते हैं। ये तो सर एक बड़ा एक रेवोल्यूशन सा होगा जो कि बिल्कुल इंटायरली आपकी रियलिटी को बिल्कुल बदल कर परसेप्शन पर ले आएगा। सर, इसका बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट हल जो है ना वो तो अवेयरनेस कैंपेन है। ठीक है, वी नीड टू शो सम वीडियोस कि हम लोगों को दिखाएं कि देखेंगे डीप फेक से कितनी जल्दी से ये सब कुछ चेंज हो रहा है। अमेरिका के स्कूल्स में इस वक्त वो बाकायदा पीरियड्स कर रहे हैं, लेसन्स हो रहे हैं कि किस तरह डीप फेक की मदद से चीजें चेंज होती हैं। वो लोगों को ये होता दिखा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ओबामा की, जो एक्स प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनकी वीडियो इतनी मशहूर हुई, उन्होंने दिखाया कि किस तरह ओबामा से आपने वो चीजें बुलवा ली जो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी बोली भी नहीं थी। तो इस तरह की अवेयरनेस सेशंस हर स्कूल में होना जरूरी है और मीडिया पे इसकी गुफ्तगू होनी चाहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ऐसे ही तो अवेयरनेस आती है, लोगों को पता चलता है। और दूसरा जो अभी उलमा इकराम की आप बात कर रहे थे, पहले तो उलमा इकराम को इस टेक्नोलॉजी से अवेयर करना, उनको बताना, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बताना, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि देयर इज़ सच एन एडवांसमेंट कि हमें अभी इसको सीखने में, समझने में एक टाइम दरकार है। एब्सोल्युटली ट्रू। हाँ, और दूसरा ये है कि जो हमारे तो पॉलिटिशियंस का हाल ये है सर, ये मेटावर्स और एआई डीप फेक को तो छोड़ें, मादी में तो हमारे पॉलिटिशियंस कोरोना को भी मच्छर समझते थे। हाँ। आपको याद होगा बुज़ार साहब ने एक दफ़ा एक सहाफ़ी से पूछ लिया था ये कोरोना काटता कैसे है। हालत तो ये है कि हमारे हुक्मरान, हमारे जो इन्फ्लुएंसर तबका है, उनको वो जदीद तकादों से अपडेट ही नहीं है। एग्जैक्टली, आईटी मिनिस्टर आप उसको लगा देते हैं जिसने आईटी कभी पढ़ा भी नहीं है। एनीवेज, लेकिन जो आईटी इंस्टीट्यूशंस है जो कि इस चीज़ को समझते हैं, आप जैसे लोग हैं, वो उन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं? इम्पॉर्टेंट काम जो हम जैसे लोग कर सकते हैं ना, वो ये कर सकते हैं कि हम इसकी वीडियो बनाएं। बल्कि आपके बात से बहुत ये मुझे आइडिया आया कि मैंने इसके बारे में एक अवेयरनेस वीडियो अभी तक क्यों नहीं बनाई। एंड दैट्स फर्स्ट थिंग आई प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू डू आफ्टर दिस सेशन, कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के उर्दू में, आपको पता है कोई एक प्रॉपर वीडियो नहीं है जो डीप फेक को पाकिस्तानी ऑडियंस को एक्सप्लेन करे। तो मैं भी ये करूंगा और जितने दूसरे ब्लॉगर्स हैं और जितने पब्लिक ओपिनियन मेकर्स हैं उनको चाहिए कि फौरन इसके ऊपर वीडियोस बनाएं, वरना हमारे कल्चर इतना जज्बाती है। जैसे आपने कहा कि हम मरने मराने पे एक फेक वीडियो दी, तस्दीक नहीं करनी। कुरान में हमें लिखा है सूरह हुजरात में कि हर खबर की तस्दीक करो, और हमने वो नहीं करना और हमने फौरन गुस्से में आ जाना, हमने फौरन कूद पड़ना रिजल्ट पर। थैंक यू सो मच राइट साहब, प्लीज़ ज़रूर बनाइए ये वीडियो क्योंकि अवेयरनेस की ज़रूरत है। और ये डीप फेक इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर एवरीवन कि किस तरीके से कोई भी चेहरा बदल के या कोई भी अपने किसी के मुंह में कोई अल्फाज डाल के आप कुछ भी करवा सकते हैं। इवन दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज एज अ रैंसम। आपके ब्लैकमेलर्स, आपके इस तरह के लोग यूज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसका हमें इदराक होना चाहिए और इस पर काम करने की ज़रूरत है। हम आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश रामदीद कहेंगे और न्यूट्रिशन हमारे जो हेल्थ सेगमेंट में आज ये है कि हम जो खुश्क मेवा जात हैं या सर्दियों की जो खुराकें हैं वो किस तरीके से अपनी डाइट में इस्तेमाल करें कि वो हमारी हेल्थ के लिए हेल्पफुल हो। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये सवाल हमारा करना बनता ही नहीं है। वाई? लोगों को खाने की 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, ये तो फिर बड़ी लग्जूरियस चीज़ों में आती हैं। खुश्क मेवाजात होना बहुत अच्छी बात है, किसको नहीं पता ये कितने फायदेमंद है। लेकिन लोग बेचारे इस वक्त मूंगफली की उनकी कुव्वतें खरीद नहीं है। इसमें 600 रुपये किलो मिलेगी आपको मूंगफली। अब तो जिसके पास चलगोजा होता है उसको तो वैसे नैप पड़ जाती है कि इतना पैसा आया कहाँ से कि चलगोजे ले लिए। ये तो हाल है, लेकिन फिर भी हम ये बात कहते हैं कि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
आपका ये पैसा, आपकी ये चीज़ें आप पर अगर नहीं लगेंगी, आपकी सेहत पर नहीं लगेंगी, तो फिर कहाँ पर लगेंगी? खुश खुबानी खाएं, वो आपको सस्ती मिल जाएगी। सहर तस्कीन है हमारे साथ, न्यूट्रिशनिस्ट, उनसे बात करते हैं। सहर, आप बताइए कौन कौन से ऐसे मेवा जाता है? पहले तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करें कि हम डाइट में अच्छे, मयारी और सस्ते कौन सी ऐसी दोनों चीज़ें हों, होम भी सेहत के लिए अच्छे और इकोनॉमिकल भी हों। पहले तो ये बताएं क्या कुछ हम डाइट में शामिल करें? सहर को ये सवाल करके आपने मुश्किल में डाल दिया वैसे। जी नहीं, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आजकल के जिस तरह से पाकिस्तान में स्पेशली हालात चल रहे हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप कौन सी चीज़ रिकमेंड कर रहे हो पेशेंट को, क्लाइंट को, या वट एवर कोई नॉर्मल पर्सन भी ले रहा है तो वो उसके लिए इकोनॉमिकल हो, ठीक है। तो इकोनॉमिकल की जहाँ तक बात आती है तो अपनी हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं होता किसी भी इंसान के लिए। क्यों देखा अगर जाए कि अगर हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है और हम लोगों के पास हेल्थ नहीं है तो फिर वो हम उस पैसे का क्या करेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक रहे ड्राई फ्रूट्स की बात, तो ड्राई फ्रूट्स अगर हम मिक्स ड्राई फ्रूट्स नहीं परचेज कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए कम से कम डेली लाइफ में कोई एक तरह का ड्राई फ्रूट ऐड किया जाए, ठीक है, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकल भी होगा, जहां पूरा मंथ का बजट तैयार होता है हमारे लिए, ठीक है, सब घर वालों के लिए। तो वहाँ साथ ही अगर हम लोग अपने ड्राई फ्रूट्स का भी इन्वॉल्वमेंट कर लें बाकी फ्रूट्स के साथ, और अगर डेली बेसिस पे ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट्स लें, लेकिन वीक में 1 दिन 2 दिन अगर आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाइक विटामिन, मिनरल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मुझे ना अभी बात याद आ रही थी, इससे पहले ना से 4-5 साल पहले अगर हम जाएं, सर्दियों में ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स होते थे या बच्चे, उनके हाथ मुट्ठी हर वक्त भरी होती थी ड्राई फ्रूट्स के साथ। आजकल खाली हाथ मिलते हैं या हाथों में मोबाइल्स होते हैं, तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस हद तक चीज़ें जो है ना वो हुई हैं। और मेहमानों की तरफ अगर जाते थे तो वो अब चाय खाली बिस्किट के साथ सर्व होती है, वरना इससे पहले ड्राई फ्रूट्स सर्व किए जाते थे। ये हालात तो बदले हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं शहर के जो हम सबकी सेहत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर ब्लड प्रेशर का इशू हर दूसरे घर में है। अमूमन ये भी कहा जाता है कि ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं गर्म होते हैं, तो जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनके लिए नुकसानदेह होते हैं। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर करती जाऊं कि जो भी हमारी नेचुरल डाइट है या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, तो ये एक हमारी आम सोसाइटी में मिथ बनी हुई है कि ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, ठीक है, अंडा गर्म होता है, ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ये सारी मिथ्स है। अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जितनी ग़िज़ाइयत और स्पेशली जितने विटामिन, मिनरल्स हमें ड्राई फ्रूट से मिल रहे हैं उतने हमें किसी चीज़ से नहीं मिल रहे। आपको मैग्नीशियम चाहिए, आलमंड्स लें, वॉलनट्स लें, ठीक है, आपको विटामिन बी की कैटेगरी सब की सब ड्राई फ्रूट से मिल जाएगी। और जहाँ तक रही हाइपरटेंशन की बात और डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ में स्पेशली ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। जोन सी ड्राई फ्रूट्स या जोन सी चीज़ें हमारे लिए ग्लाइसेमिक लो होंगी, ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका लो होगा, जो कि ब्लड में हमारे बहुत जल्दी से रिलीज नहीं होगी और हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से स्पाइक नहीं करेगा, ठीक है। आई वाज जस्ट वाचिंग रैंडमली, तो मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक न्यूट्रिशनिस्ट थी, वो ये रिकमेंड कर रही थी कि आप ड्राई फ्रूट्स जब लेते हैं या आप कोई भी ऐसे सीड्स लेते हैं, अक्सर लोग बीज भी खाते हैं, तो आप उनको 5-6 घंटे पानी में डिप करके रखें, फिर उसके बाद उनको खाएं। उनके जो पानी एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से वो आपके ब्लड के अंदर जो पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं उस तरह से शामिल हो जाते हैं। अदरवाइज़ वो पूरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बॉडी में शामिल नहीं होते अगर आप उनको रॉ फॉर्म में लेते हैं, या रोस्ट कर ले या पानी में डिप कर ले, कुछ एक्टिव हो जाते हैं उसके अंदर, इन्फ्लेमेशन अच्छी हो जाती है, डाइजेशन अच्छी हो जाती है उन वॉलनट्स की। तो व्हाट यू रिकमेंड, आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, क्या ये ठीक है, आपको पानी में डिप करके खाने चाहिए? देखें, अगर हमारे लिए अवेलेबिलिटी है, हम लोग उस टाइम लाइक अपनी केयर के लिए, जैसे बहुत देखा गया सोसाइटी में आम रूटीन में कि सुबह जब हम लोग रात को मम्मा या घर में से कोई भी भिगो के रखती थी दूध में आलमंड्स, और हम सुबह उठ के वो यूज़ करते थे। ऐसे ही अगर आप दूध अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपके पास सादा पानी है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ये कोई नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये चीज़ आपने अच्छी क्लियर की है, ये मिथ आपने क्लियर की है कि जो लोग
अंडा खाते हैं तो कहते हैं जी गर्म होता है, दो नहीं खाने, या फिर ड्राई फ्रूट्स को लेके मसलन के जो घरों में इस जो लोग हैं हमें सुन रहे हैं, पेशेंट्स खास तौर पे, उनको तो इस चीज़ से फिर कोई इवन के फ़िश तक लोग ये कहते हैं गर्म होती है यार, बीपी शूट ना कर जाए। तो ये फ़िश के बारे में भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि ये भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा इसका इंटेक होता है। देखिए फिश मैं ये कहूंगी कि अगर कोई डिजीज पर्सन है तो उसको चाहिए वो फ्राई फिश ना यूज करे, वो सालन की फॉर्म में यूज करे, ठीक है, कि हम लोग साथ उसके अदरक लहसुन हम लोग हर चीज शामिल कर रहे होते हैं सालन में। अगर आप सिंपल फ्राई फॉर्म में करेंगे तो वो ऑयल की कंजप्शन आपकी ज्यादा जाएगी, ठीक है, तो वो स्पेशली हार्ट पेशेंट्स के लिए इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपने फिश नहीं लेनी। सीजनल हमारे लिए फूड्स जितनी भी हैं अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई, वो सब हमें न्यूट्रिएंट्स दे रही होती हैं। डिपेंड करता है कि आप बना किस तरह से रहे, कुकिंग मेथड मैटर करता है बेसिकली। हाँ, कुकिंग मेथड जो है वो मैटर करता है। आप अब तो एयर ड्रायर आ चुके हैं, एयर फ्रायर है, वो कर ले, स्टीम कर ले, मतलब आप ऑयल से बचाएं। आप बजाय कि फ़िश को ऑयल करें, डीप फ्राई करने के बाद वो खाएं, दैट इज़ नॉट हेल्पफुल। कोयले वाली फ़िश है, ग्रिल फ़िश है, इतनी मज़े की आइटम्स है। अच्छा, स्पेसिफिक सूप्स का है, मैं चाहूँगी कि उसको किस तरह से अपनी डाइट में शामिल करें। प्लस एम्प्टी स्टमक हमें या तो ये वॉलनट्स लेने चाहिए हैं सारे, या फिर विद द फूड हमें खाने के साथ इनको खाना चाहिए। मतलब अगर आप कुछ सजेस्ट कर सके, कुछ लोग उसको रात को सोते हुए खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा अफादियत यह है कि सुबह ब्रेकफास्ट इनका किया जाए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली मैटर करता है कि मैं ये सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपने मेजर मील्स जो ले रहे हैं वो आप लें, लेकिन एज अ स्नैक टाइम अगर आप ड्राई फ्रूट्स या ओवरऑल जो हमारे नेचुरल फ्रूट्स होते हैं आप उनको ऐड करें तो आप ज़्यादा अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्रूट्स का बहुत अच्छा टाइम है वो ये टाइम है, लाइक 11 to 12 PM, आई मीन टू से वो दोपहर के खाने से पहले। ओके, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं, आपको जितनी एनर्जी चाहिए है, वो सारी आपको इनसे मिल जाए। और ये अच्छा है ना, अगर आप खाने से पहले ले तो यू फील अ बिट फुलनेस, तो फुलनेस की वजह से आप फिर खाना भी कम खाते हैं। बिल्कुल, ये हो सकता है कि लाइक आप अगर मील स्किप कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपको कोई काम है, आपको बहुत जल्दी जाना है, तो आपके पास कोई अच्छा हेल्दी ऑप्शन होना चाहिए, तो तब भी आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। एक फिश जितने, एक मुट्ठी जितने, ठीक है, वो मिक्स हो या कोई एक तरह को, ये डिपेंड करता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है। अच्छा, सर्दियों में फिर सी फूड बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं ना, प्रॉन्स होते हैं, उसके अलावा सूप्स वगैरह भी हैं, एंड फिर फिश है, जैसे सुशीज़ हैं, मतलब बेशुमार एक फहरिस्त है लंबी। ये सब चीज़ें भी ठीक हैं, आप समझती हैं कि ख़ासतौर पर क्योंकि हम स्पेसिफिक बात करें पेशेंट्स को लेकर, जो हेल्दी बंदा है उसके लिए तो चीज़ें हेल्दी हैं सारी, लेकिन जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ें फ़ायदेमंद है, क्योंकि कहा जाता है कि रोज़ रोज़ आप ना खाएं, हफ्ते में 2 दफ़ा खा लें, 3 दफ़ा खा लें। या आप समझती हैं कि अगर डेली भी आप सूप पीना चाहते हैं या सी फूड खाना चाहते हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें डिपेंड करता है कि आप उस टाइम आप पहले ऑलरेडी कितनी कैलोरीज ले चुके हैं, ठीक है। बट ये कि अगर पेशेंट की बात जैसे आपने की, तो पेशेंट्स को अगर हम देंगे तो उनको तो नीड होती है, जैसे लेंटिल सूप है, वेजिटेबल सूप है, ठीक है, और भी जैसे आपने बात की, तो वो ओवरऑल हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और स्पेशली एक फायदा बहुत ज्यादा होता है, मसल बिल्डिंग हो रही होती है बेसिकली। तो फिर डेली बेसिस पे एक दफा लेने से कुछ नहीं होगा, हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं, हॉरेंस और है, मतलब इस तरह की तो वैरायटी की एक तवील एग्जैक्टली, मतलब अब यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, तो अच्छा है। दूसरा मैं चाहूँगी कि आप सहर इस हवाले से भी हमारे जो ऑडियंस है उनको थोड़ा सा बताएं कि हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं तो फिर उससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, गला पक जाता है या अंदर ड्राइनेस फील होती है बहुत ज़्यादा। उसको बैलेंस करने के लिए साथ में क्या ऐड करना चाहिए, दूध, दही, कुछ इस हवाले से भी बताइए। जी देखें, वो अगर आप कोई रेसिपी बना रही हैं, ठीक है, आलमंड्स की, पिस्ताशियो की, काजू की, तो ज़्यादा बहुत इफ़ेक्टिव वे है कि आपको काफ़ी न्यूट्रिएंट्स ड्राई फ्रूट से मिल जाएंगे और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स रह जाएंगे या फाइटोकेमिकल्स रह जाएंगे वो आपको उस चीज़ से मिल जाएंगे। लेकिन
अगर आपने वैसे यूज़ किए हैं ड्राई फ्रूट्स और ज़्यादा अमाउंट में कर लिए हैं, बेसिकली हमारी बॉडी में 2 ही कंडीशन होती हैं, या डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी। ये जिन लोगों के साथ हो रहा होता है वो एकदम ना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं रिकमेंडेड अमाउंट से ज़्यादा, तो फिर हम बेसिकली हमारे ड्राई फ्रूट्स में 2 तरह के फाइटोकेमिकल्स होते हैं, फाइटेट्स और डेक्टिन्स। ये बेसिकली जाके हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब जल्दी नहीं होते, और हम जब फ़ौरन एकदम से ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो फिर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, उसके अलावा और वैसे भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज़ आपको बैलेंस रह के ही खानी चाहिए, वो उसका फ़ायदा भी तब होता है। बहुत शुक्रिया सेहत स्कीन आपका। नाज़रीन, चीज़ यही है कि जो चीज़ अब वो कहते हैं ना कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। बैलेंस डाइट करें। ओवर द टाइम आप समझते हैं कि पूरा दिन आप मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स खाने से सेहत बेहतर नहीं होती है। आराम से तरीके से खाएं, फ़ायदा तो होना था कि आपको, बजाय इसके कि वही चीज़ नुकसान का बाइस बने आपके लिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।